नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में एक नया टॉपिक शुरू करने की तरफ जा रहे हैं। इसका नाम होगा वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? वैदिक। हेडिंग डाल लो आप। वैदिक सभ्यता। कई जगह इसका नाम आपको आर्य सभ्यता भी नाम है। आर्य सभ्यता क्यों कहते हैं? तो कहते हैं कि इस सभ्यता को बसाने में जो श्रेय जाता है वो आर्यों को जाता है, इसलिए इसको कई विद्वान आर्य सभ्यता भी कहते हैं। लेकिन जो बेसिक नाम है इसका वो क्या बताना आपको? वैदिक सभ्यता ही बताना विद्यार्थियों। और इससे पहले एक सभ्यता है जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या है सिंधु घाटी सभ्यता? उसके बारे में आपने पढ़ ही लिया होगा। क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में इसी को ही पढ़ना होता है। अब देखो, इस सभ्यता के बारे में हमें कौन कौन से बिंदुओं के ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हम देखेंगे जो वैदिक सभ्यता है इसकी अवधारणा। क्या पढ़ेंगे? अवधारणा। इस अवधारणा के भीतर देखेंगे सबसे पहले वैदिक सभ्यता का परिचय। क्या पढ़ेंगे? परिचय। इसका स्वरूप कैसा था, इसके निर्माता कौन थे, मतलब वही आर्य वगैरह वो बात आ जाएगी घूम फिर के। तो इसको किसने बसाया था। फिर देखेंगे ये कौन से क्षेत्र में विस्तारित थी। भाई उत्तर में कहाँ तक थी, दक्षिण में कहाँ तक थी, पूर्व में कहाँ तक थी और पश्चिम में इसका विस्तार कहाँ तक था, मतलब कौन से क्षेत्र में फैली हुई थी, इसका विस्तार देख लेंगे। फिर इसका कालक्रम देख लेंगे। क्या देख लेंगे? कालक्रम। सामान्यतः आपने देखा होगा इसका काल क्रम जो माना जाता है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का माना जाता है। क्या माना जाता है? 1500 से 600 ईसा पूर्व तक। और इससे पहले 1500 से पहले का जो कार्यकाल सॉरी जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। लेकिन वही बात है, कालक्रम को लेकर अलग अलग विद्वान अलग अलग मत देंगे, लेकिन सामान्यतः अब जो इस कालक्रम के अनुसार इसका जो विभाजन किया जाता है, किसके अनुसार? ये जो कालक्रम बताया आपने ये वाला 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व वाला, इस कालखंड को हम दो भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में बांट लेते हैं? दो भागों में बांट लेते हैं। इसको बोलते हैं वैदिक सभ्यता का विभाजन। क्या बोलते हैं? वैदिक सभ्यता का विभाजन दो भागों में कर रखा है। पूर्व वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता, यानी 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का काल देखते हैं एक, और एक पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल। और जो ये पूर्व वैदिक काल है इसको हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं इसको। तो इस प्रकार ये पढ़ लेते हैं। फिर इसको दो भागों में बांट लिया। देखो 500 साल उधर दे दिए और लगभग 400 साल इधर ले लिया हमने, तो लगभग 900 साल का इतिहास रहा है, 900 हजार के आसपास का इतिहास रहा है इसका। अब इसमें देखो पढ़ना क्या है। इस समय जो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व की जो अवधि थी, इस दौरान जो वैदिक सभ्यता थी उनका राजनीतिक जीवन कैसा था, उनका धार्मिक जीवन कैसा था, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, उस समय की देखते हैं हम। फिर उसके बाद में जैसे उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल में थोड़ा अंतर मिलता है, तो इसमें देखते हैं कि इस समय राजनीतिक व्यवस्था कैसी हुई थी और इस समय धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक कैसी थी, आर्थिक कैसी थी। कुछ किताबों में आपको क्या मिलेगा, वैदिक सभ्यता की जो विशेषताएं हैं उनको एक साथ लिख लिया, ई राजनीतिक और ई राजनीतिक एक साथ लिख दिया तो गड़बड़ हो गया मामला। फिर अंतर कैसे पता चलेगा आपको उत्तर वैदिक और वैदिक पूर्व वैदिक में? ये इसको हम ऋग्वैदिक कहते हैं, तो ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। लेकिन है किसके पार्ट? ये दोनों ही वैदिक सभ्यता का ही हिस्सा है। ओके। फिर इस वैदिक सभ्यता के बारे में हम कैसे जानेंगे, कौन से स्रोतों से इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम केवल पुरातात्विक स्रोतों के ऊपर निर्भर रहते हैं, लेकिन वैदिक सभ्यता में हमें दो चीजों से साक्ष्य मिलते हैं, या दो चीजों से हम इसके बारे में जान सकते हैं। एक तो है साहित्यिक स्रोत। कौन से? साहित्यिक स्रोत आ जाते हैं, और एक आ जाते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में चाहे कोई अभिलेख आ गया, कोई सिक्का आ गया, कोई मूर्ति आ गया, वो सब किस में आ जाते हैं? इसमें पुरातात्विक स्रोत में आ जाते हैं। और दूसरा पढ़ते हैं हम साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में आपको पता है कि हम वैदिक साहित्य पढ़ेंगे। इसके बारे में वैदिक साहित्य आ जाएगा इसमें, और साथ ही में वैदिकेतर यानी कि वैदिक साहित्य से अलग साहित्य, उसमें भी इसकी जानकारी मिलती है। तो वैदिक साहित्य को भी हम दो भागों, इस साहित्यिक स्रोत को भी हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक तो वैदिक साहित्य और एक वैदिकेतर साहित्य, दो भागों में बांट लेते हैं। इस वैदिक साहित्य में विद्यार्थियों क्या क्या आएगा? चार वेद आ जाएंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आ जाएंगे। साथ ही में उनके ब्राह्मण ग्रंथ आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? ब्राह्मण ग्रंथ। और उनके आ जाएंगे आरण्यक। क्या आ जाएंगे? आरण्यक। और आ जाएंगे उनके उपनिषद, जिसको हम वेदांत कहते हैं। तो इसमें वैदिक साहित्य में हम क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो वेद के बारे में पढ़ेंगे, एक ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे, एक आरण्यक के बारे में पढ़ेंगे, और एक उपनिषदों के बारे में पढ़ेंगे। और उपनिषदों की संख्या आपने देखी होगी, कितने हैं?
108, कितने? 108 है। 108 उपनिषद है, और उपनिषदों को वेदांत कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। फिर वैदिकेतर साहित्य में वेदांग आ जाएंगे। क्या जाएंगे? वेदांग। जैसे आपने सुना होगा शिक्षा, कल्प, ये सब वेदांग, 6 वेदांग है। कितने हैं? 6 वेदांग है। और भी कोई अन्य जो साहित्य है तो उसके बारे में हम इससे वैदिकेतर साहित्य में उसको रख लेते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी। इतना सब कुछ पढ़ना है किसमें? वैदिक सभ्यता के भीतर। तो आप लोग सबसे पहले जो हेडिंग डाल लो, वैदिक सभ्यता डाल लिया। और वैदिक सभ्यता का जो कालक्रम है इसको सामान्यतः लिख लो 1500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। ठीक है। और फिर इसके नीचे चार्ट बना लो। चार्ट दिखा दूं आपको? अब ये चार्ट बना सकते हो आप। 3 पॉइंट बना सकते हो इसमें: अवधारणा, विभाजन और जानने के स्रोत। और अवधारणा में क्या क्या लिखोगे बताओ? परिचय, स्वरूप, निर्माता, विस्तार और कालक्रम। फिर कालक्रम के अनुसार विभाजन। किसके अनुसार कर रखा है विभाजन? कालक्रम के अनुसार। पूर्व वैदिक, पूर्व वैदिक का नाम क्या मिलेगा आपको? ऋग्वैदिक काल भी कह सकते हो आप इसको। उत्तर वैदिक, पूर्व वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है? 1500 से 1000। और उत्तर वैदिक का क्या है? 1000 से 600 ईसा पूर्व। और फिर इनमें वो राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और देखो मैंने आपको एक तरीका बता रखा है। अगर जैसे आप एमए वगैरह की कर रहे हैं, बीए का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें मैंने बताया जब भी आपको कोई कारण समझ में नहीं आया ना तो 2-4 कारण लिख दो। जैसे कोई कहे भाई प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे, तो उसमें लिखो राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण। तो ऐसे किसी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हो, कुछ नहीं आता है तो कम से कम 2-4 कारण तो लिख ही दो। लिख लिया सभी बच्चों ने यहाँ तक? चलो अब एक काम करो, हेडिंग डालो आप, परिचय एवं स्वरूप। मैं दोनों को एक साथ पढ़ा रहा हूँ। क्या हेडिंग डालेंगे आप? परिचय एवं स्वरूप। उतारा नहीं अभी तक? तो जल्दी उतारो, इतनी देर क्या कर रहे थे आप लोग? अच्छा पहले समझ रहे थे, जल्दी उतार लो फिर। जिन्होंने नहीं उतारा जल्दी उतारने की कोशिश करें, मैं फिर ये फोटो भेज दूंगा। हैं? फोटो भेज दूंगा। आपने मांगी कभी? वो गया जमाना जो मैं आगे से बेहतर रहता था पहले लोगों को मैंने खूब पीडीएफ भेजी लोगों को, बहुत ज्यादा। अब जो कहता है उसको मैं दे देता हूँ, उसके लिए मना नहीं है। ठीक है? हेडिंग डालो परिचय व स्वरूप। इन दोनों को एक साथ पढ़ा रहा हूँ ना, परिचय एवं स्वरूप। जिन्होंने नहीं उतारा उनको भेज दूंगा मैं। परिचय, स्वरूप, इन दोनों बिंदुओं को एक साथ देख रहे हैं। तो इसका वैदिक सभ्यता का हम परिचय देंगे। ठीक है? तो जिस क्षेत्र में विद्यार्थियों, लिखना नहीं है, जिस क्षेत्र में पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसी उन्हीं के जो अवशेष है, उन्हीं के जो खंडर है, उन्हीं के ऊपर जो सभ्यता विकसित हुई, उस सभ्यता का नाम क्या है? वैदिक सभ्यता। जैसे माना कि आप अजमेर में रहते हैं भैया, अपनी सभ्यता नष्ट हो जाए, क्या हो जाए? दूसरी सभ्यता फिर यहाँ पर विकसित हो, तो उस सभ्य यहाँ पहले पहले सभ्यता के अवशेष भी तो मिलेंगे यहाँ पर, मिलेंगे नहीं मिलेंगे? तो ये उसी क्षेत्र में विकसित हुई जिस क्षेत्र में पहले कभी सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी। लिखिएगा, यह सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों पर, अवशेषों पर 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व
तक रही थी। देख लिया। अब ये जो हमें वैदिक सभ्यता है, इसकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है। किससे मिलती? वेदों से मिलती। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? वैदिक सभ्यता रख दिया गया। वैदिक सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता इसलिए रखा क्योंकि इसकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है। किससे मिलती? वेदों से मिलती। देखिएगा, ये जो आपने चार्ट बनाया है, इसमें लिखा है आपने कि साहित्यिक स्रोत, और साहित्यिक स्रोतों में क्या लिखा है? वेद लिखा है। तो वेदों में हमें वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है। ये जो वेद है ना, ये वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड रहा है 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व काल, इसमें ये वेद नहीं लिखे गए हैं। वेद और भी बाद में लिखे गए हैं। कब लिखे गए? वैदिक सब, सुनना मेरी बात, वेदों में वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है, लेकिन वेदों की रचना, वैदिक सभ्यता का जो कालक्रम रहा है, कालखंड रहा है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल रहा है, उसमें इनकी रचना नहीं हुई है। अब तो ठीक है। क्या लिख रहे थे आप लास्ट पॉइंट? बोलो ना, लिखिएगा। इस सभ्यता की जानकारी, इस सभ्यता की जानकारी वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है। इस सभ्यता की जानकारी वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है। इसलिए इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता को वैदिक सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जानकारी हमें वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है। और वैदिक साहित्य में किस किस के बारे में पढ़ते हैं हम? वेदों के बारे में पढ़ते हैं, ब्राह्मण के बारे में पढ़ते हैं, आरण्यक के बारे में पढ़ते हैं, और उपनिषदों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन वेदांग वैदिक साहित्य का भाग नहीं है, वो वैदिकेतर साहित्य है। यानी कि वैदिक साहित्य से अलग जो साहित्य है, वो उसको कहते हैं वैदिकेतर साहित्य। समझ गए बिंदु? देखो, नोट। वेद किसका हिस्सा है विद्यार्थियों? वैदिक साहित्य का। ये वेदों के बारे में मैंने चर्चा कहाँ की आपसे? वैदिक साहित्य में। तो वेद किसका भाग है बताओ? वैदिक साहित्य का। तो लिखिएगा, वेद वैदिक सभ्यता में नहीं लिखे गए हैं। वेद वैदिक सभ्यता में नहीं लिखे गए हैं। वैदिक सभ्यता का मतलब वो 1500 से 600 ईसा पूर्व का जो कालक्रम है ना, उस वैदिक सभ्यता में नहीं लिखे गए हैं, बल्कि वैदिक सभ्यता का वर्णन बल्कि वैदिक सभ्यता का वर्णन, ब्रैकेट में उल्लेख, वेदों में मिलता है। देख लिया? देखो, वेद बाद में लिखे गए थे। वेद बाद में लिखे गए थे, जो कि वैदिक साहित्य का भाग है। वेद किस में आते हैं विद्यार्थियों? वैदिक साहित्य में आते कि नहीं आते? अब देखो, और वेदों की संख्या कितनी? 4, आपको पता ही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अब इन वेदों में लिखा हुआ है कि ये जो सभ्यता थी 1500 से 600 ईसा पूर्व की, ये सभ्यता विद्यार्थियों आर्यों ने विकसित की थी। किसने की थी? आर्यों ने। इसलिए वेदों के अनुसार इस सभ्यता को हम क्या कह सकते हैं? आर्य सभ्यता भी कह सकते हैं। देखिएगा, इस सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। आप इन नोट्सों को हल्के में मत लेना, बढ़िया ढंग से नोट्स बना लो। ऐसा कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला, फिर मार्केट की किसी भी पुस्तक उठा के देख लेना आप। इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता के संस्थापक, क्योंकि इस सभ्यता के
संस्थापक आर्य थे। कौन थे विद्यार्थियों? आर्य थे। ब्रैकेट में वेदों के अनुसार। अब तो समझ गए आप लोग? मतलब वेद वैदिक सभ्यता में नहीं लिखे गए हैं, वेद बाद में लिखे गए हैं, बहुत बाद में, लगभग 1000 साल बाद में। इस सभ्यता कंप्लीट होगी ना, इसके लगभग 800 900 1000 साल के बाद में लिखे गए हैं। और इनका तो केवल संकलन किया है। महर्षि जो वेद व्यास जी है, उन्होंने क्या किया? इसका संकलन किया विद्यार्थियों। ऋषि मुनियों ने, आपको पता है, ईश्वर ईश्वर से साक्षात्कार हुआ उनका। ऋषियों का क्या हुआ? इस मतलब ऋषि जो मुनि थे, उन्होंने योग तपस्या वगैरह करके भगवान से साक्षात्कार किया, ईश्वर से। और ईश्वर ने उनको कुछ बातें बताई। क्या बताई? कुछ बातें बताई। फिर उन ऋषियों ने, जो मुनि होते हैं, उन मुनियों को बताई। फिर उन मुनियों ने कई जो शिक्षक होते हैं उनको बताई, उनके चेले, मतलब चेलों के चेले, चेलों के चेले, ऐसे मतलब सुनी सुनाई बात इन वेदों में लिखी हुई है। इसलिए वेदों को हम श्रुति साहित्य भी कहते हैं। वेदों को क्या कहते हैं? श्रुति साहित्य। तो वेदों को श्रुति साहित्य कहने के पीछे कारण यही है कि ये सुनी सुनाई बातें हैं। क्या है ये? सुनी सुनाई बातें हैं। और सबसे पहले किसने सुनी थी? ऋषि मुनियों ने सुनी थी। और फिर उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाई। शिष्यों ने, शिष्य कई, जैसे आप शिष्य हैं तो आने वाले समय में आप गुरु बनोगे कि नहीं बनोगे? तो आप गुरु, फिर गुरु शिष्य ऐसे चलता आ रहा था। लास्ट में जाकर विद्यार्थियों, गुप्त काल के आसपास, कब? गुप्त काल के आसपास जो वेद व्यास जी है, उन्होंने इस वेदों का क्या किया था? संकलन किया। तो वेद व्यास वेदों के रचनाकार नहीं है, वेदों के क्या है, वो केवल संकलन करता है। वेदों को लिखने वाले वो खुद नहीं है कि उन्होंने वेदों की जो बातें हैं वो उन्होंने खुद ने लिखी, वो नहीं लिखी। उन्होंने केवल वेदों में को संकलन करने का काम किया उन्होंने। तो ऋषि मुनियों से जो बातें उन्होंने सुन रखी थी, वो सारी चीजें। ठीक है, इसलिए वेदों क्या कहते हैं? श्रुति साहित्य भी कहते हैं, या श्रुति संहिता भी कहते हैं। क्या लिखा लास्ट पॉइंट बोलो? एक नोट और डालो। वैदिक सभ्यता में जो भी बातें होगी, मतलब वैदिक सभ्यता में हम जो भी बात बोल रहे हैं ना आपको, वो वेदों के अनुसार बोलेंगे। किसके अनुसार बताएंगे? वैदिक सभ्यता में जो भी बातें होगी, वेदों के अनुसार ही चलेगी। ठीक लिया? ओके। अब देखो, ये तो होगी यहां तक की बात। अब 2 पॉइंट हो गए अपने, परिचय और स्वरूप वाली बात होगी। अब किसके ऊपर चर्चा करेंगे हम? वैदिक सभ्यता का निर्माण या निर्माता, यानी वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो आपको पता, आर्य थे। वेदों के अनुसार कौन थे? आर्य थे विद्यार्थियों। तो ऐसे लिखो, अगला पॉइंट डालो, वैदिक सभ्यता के निर्माता। लिख लिया? वैदिक सभ्यता के, वैदिक सभ्यता के निर्माता लिख लिया। और देखो, सामान्यतः वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्यों को माना जाता है। तो माना जाता है, आर्य को माना जाता है। तो माना जाता है, आर्यों को माना जाता है। आर्यों को रेखांकित कर लो। देखो, यहाँ आर्य शब्द गुणवाचक है। आर्य शब्द क्या है? एक गुण है विद्यार्थियों। आर्य शब्द गुणवाचक है, जिसका अर्थ है श्रेष्ठता। आर्यों को क्या माना गया? एक प्रकार से श्रेष्ठ, जिसका अर्थ क्या है? श्रेष्ठता है। ठीक है, तो इस सभ्यता का अगर वेदों के अनुसार अगर हम बात करें, तो इस सभ्यता के जो स्थापना करने वाले हैं, वो कौन है विद्यार्थियों? आर्य। और आर्य का मतलब जो श्रेष्ठ लोग है, वो क्या है यहाँ पर? आर्य का मतलब श्रेष्ठ लोगों को बताया गया है। ओके। अब बात करें कि ये जो आर्य थे, ये कहीं दूसरे देशों से आए थे या केवल भारत के ही रहने वाले कौन थे? मतलब ये आर्य। अब अगला पॉइंट ये डाल सकते हैं हम, आर्य कौन थे?
एक मिनट, हाँ लिख लो, आर्य कौन थे, ऐसे पॉइंट डालो, आर्य कौन थे? आर्य कौन थे, उसमें पहला पॉइंट लिखो। ये चार्ट बना सकते हो चाहो तो आप, मतलब जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं, आर्य कौन, और फिर आप इसमें ऐसे लिख सकते हो, आर्य भारत के ही थे, भारत के थे, आर्य आर्कटिक प्रदेश से आए थे, आर्य यूरोप से आए थे, आर्य भारत कौन से महाद्वीप कौन से महाद्वीप में आता है, एशिया में, तो इसको भारत को छोड़कर शेष जो एशिया का क्षेत्र है वहां से आए थे। लिख लो ये चारों पॉइंट डाल लो ये, मतलब आपने लिखा ना आर्य कौन थे, तो आर्य कौन थे में क्या लिखोगे आप, आर्य भारत के रहने वाले थे, जो भारत का पहले भूभाग है उसी भूभाग के रहने वाले थे। कुछ कहते हैं विद्यार्थी ये आर्कटिक पर्वत से आए थे, ये आर्कटिक क्षेत्र से आए थे, उत्तरी ध्रुव है ना, वहां से आए थे, कुछ कहते हैं, अलग अलग विद्वान अलग 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 मत देंगे। लिख लिया सभी बच्चों ने? दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, ये आर्कटिक प्रदेश से आए थे, कहां से आए थे, आर्कटिक, आर्य आर्कटिक प्रदेश से आए थे। तीसरा क्या लिखोगे, आर्य यूरोप से आए थे, और चौथा क्या लिखोगे, आर्य एशिया के अन्य भागों से आए थे, भारत को छोड़कर अन्य भागों से आए थे। एशिया भी बहुत बड़ा विद्यार्थियों, समझ गए? अब देखिएगा, अगर हम बात करें, क्या क्या लिखा आपने, आर्य कौन थे, भारत के थे, आर्कटिक प्रदेश से आए थे, यूरोप के थे, या एशिया अन्य भारत के छोड़कर अन्य देशों के थे, एशिया के। तो इसमें पहला पॉइंट कौन सा निकल के आ रहा अपना, तो इसमें पहला पॉइंट डालो आप, आर्य भारत के थे, पहला पॉइंट क्या डल जाएगा, आर्य भारत के थे। अब भारत भी विद्यार्थियों को छोटा मोटा तो है नहीं, भारत भी काफी बड़ा है, तो भारत में लिख लिया ना आपने, पहला पॉइंट क्या लिखा है, आर्य भारत के थे। अब भारत के थे तो भारत में कहां के थे, आर्य देख के विद्यार्थियों, तो भारत के थे तो भारत के कहां के थे, भारत में सप्त सिंधु क्षेत्र के थे, या देविका प्रदेश के थे, या ब्रह्म ऋषि प्रदेश के थे, या कश्मीर क्षेत्र के थे, या मध्य प्रदेश, या जिसको हम मध्य देश कहते हैं वहां के थे। ये चारों पॉइंट, चारों पांचों पॉइंट डाल लो, ये जो भी है, जो आपने पहला पॉइंट लिखा ना, आर्य कौन थे, तो आर्य में अलग अलग लिखा आपने कि आर्य भारत के ही थे। दूसरा पॉइंट लिखा यूरोप से आए थे, नहीं आर्कटिक ध्रुव से आए थे, कहां से आए थे, आर्कटिक प्रदेश से आए थे। तीसरा लिखा था आपने यूरोप से आए थे। चौथा लिखा एशिया के अन्य भागों से आए थे, भारत को छोड़कर, ये लिखा। उसमें पहला लिख लिया आपने, भारत के ही थे, कहाँ के थे, भारत के। अब भारत में कहाँ के थे, सप्त सिंधु क्षेत्र के थे, या फिर देविका प्रदेश के थे, ब्रह्म ऋषि प्रदेश के थे, कश्मीरी क्षेत्र के थे, या फिर मध्य देश के थे। कहने का मतलब ये एक एक बिंदु को देखेंगे आप। हाँ, अभी तो केवल नाम नाम लिखने हैं आपको इनके। अभी तो ये बताऊंगा सब सिंधु क्षेत्र कौन सा था, देवी का प्रदेश कौन सा था, ब्रह्म ऋषि प्रदेश कौन सा था, कश्मीर क्षेत्र कौन सा था उस समय। लिख लिया, सभी बच्चों ने लिख लिया। तो भारत कहते तो भारत में कहा कहते, सब सिंधु, देविका, ब्रह्म ऋषि, कश्मीर, मध्य देश, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले लिखो आप कौन सा, सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश,
सप्त सिंधु प्रदेश। लिखिएगा। सात नदियों का क्षेत्र, सात नदियों का क्षेत्र सात नदियों का क्षेत्र सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता है। समझ गए? सात नदियों का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? सप्त सिंधु क्षेत्र कहते हैं। अभी सात नदियां कौन सी? इन नदियों के सातों के नाम लिखो सबसे पहले। एक का नाम लिखो सिंधु। लिख लिया? एक सरस्वती। लिख लिया? एक रावी। कौन सी? रावी। और रावी के ब्रैकेट में लिख लेना परुष्णी। रावी का वैदिक सभ्यता के समय क्या नाम मिलता है? उस समय परुष्णी। रावी को क्या कहते हैं? परुष्णी। ये लिखा हुआ परुष्णी। लिख लिया? अब लिखो व्यास नदी। कौन सी? व्यास। और व्यास को कहते हैं विद्यार्थी विपाशा। क्या कहते हैं? विपाशा। एक है चेनाब। कौन सी? चिनाब या चेनाब। और चेनाब को कहते हैं अस्किनी। ये लिखा हुआ अस्किनी। लिख लिया? कितनी नदियां होगी? एक लिखो झेलम। झेलम। एक मिनट, चेनाब का दूसरा नाम लिख लिया क्या आपने? अस्किनी जरूर लिखना, क्योंकि एक एक तरफ तो ये वैदिक सभ्यता के नाम दे देते हैं, एक तरफ इन नदियों के नाम दे देते हैं। कौन सा सुमिलित है, कौन सा सुमिलित नहीं है, सवाल पड़ता है। आप इनके नाम याद कर, याद हो रटो कैसे भी करो, लेकिन याद होना चाहिए। कुल मिला के बात ये है। दूसरे नाम लिखा रहा हूँ नदियों के, आपको नाम याद होना चाहिए। झेलम लिख लिया? झेलम का दूसरा नाम क्या मिलता है? वितस्ता। वितस्ता। ये लिखा हो ऊपर, वितस्ता। सतलज। सतलज। गेरी। सतुद्री। सतु लिख लिया आपने? सतलज सतुद्री। कितनी होगी? सात होगी अब तो? नहीं हुई क्या? किन विद्यार्थियों? सात नाम। सात नाम कौन कौन से बताएं? अब बताओ। इनके तो दूसरे नाम बताए नहीं मैंने आपको, सिंधु के तो। सरस्वती के भी नहीं बताए। रावी का बताया? रावी का दूसरा नाम कौन सा लेगा बताओ? परुष्णी। कौन सा लेगा? परुष्णी। व्यास का? विपाशा। चेनाब का? अस्किनी। झेलम का? वितस्ता। और सतलज का? सतुद्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें विद्यार्थी है। ये जो इनका नाम लिखा है ना दूसरे, इनको कई बार सुमिलित करवाते हैं। बड़े से बड़े आईएएस से बड़ा एग्जाम तो कोई नहीं होता। आईएएस जैसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और अपने को लगता है ये तो हमने पढ़ा था, लेकिन ध्यान नहीं दे के पढ़ा। फिर बता रहा हूँ आपको एग्जाम का पैटर्न क्या है। एक तरफ सिंपल नदी का नाम दे देते हैं, एक तरफ ये वैदिक सभ्यता के समय की जो नदी है उसका नाम दे देते हैं। कौन सा सुमिलित है, कौन सा सुमिलित नहीं है, या सुमिलित करो। वेद कितने?
ऋग्वेद में विद्यार्थियों, हम ये जो 7 नदियों का जो क्षेत्र है, ये सारा, इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है? सप्त सेंधो प्रदेश नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? सप्त सेंधो। लेकिन ऋग्वेद में इसका नाम दूसरा मिलता है, देवकृत योनि। क्या नाम मिलता है? देवकृत योनि। तो सप्त जो सेंधो क्षेत्र है, इसी का एक दूसरा नाम क्या मिलता है? देवकृत योनि नाम मिलता है विद्यार्थियों। तो लिखिएगा, सप्त सेंधव प्रदेश के लिए, सप्त सेंधव प्रदेश के लिए ऋग्वेद में 4 वेद है ना, ऋग्वेद में देवकृत योनि, देवकृत योनि शब्द का प्रयोग किया गया है। देख लिया, देवकृत योनि भी कहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र का आकार, क्योंकि इस क्षेत्र का आकार, जो 7 नदियां बहती है ना, क्योंकि इस क्षेत्र का आकार योनि के आकार का है। 7 नदियां बहती है, उनका एक आकार बनता है योनि का आकार, इसलिए इसको देवकृत योनि भी कहते हैं। और इसके लिए शब्द भी मिलता है देवकृत योनि, किसमें? ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद आपको पता है वेद है, और वेद ही वैदिक सभ्यता की जानकारी के स्रोत है कि नहीं? इस क्षेत्र में विद्यार्थियों कभी देवताओं के और राक्षसों के बीच में युद्ध हुआ था, और फाइनली जीते कौन थे? देवता जीते थे, और राक्षस तो उधर भाग गए थे, उधर पश्चिमी एशिया की तरफ चले गए थे, और ये देवता यहाँ पर ही रह गए थे। तो देवताओं का स्थान भी कहा जाता है इसको। देखिएगा, इस क्षेत्र में देवासुर संग्राम भी हुआ था। क्या हुआ था? देव प्लस असुर क्या हो जाएगा? देवासुर संग्राम भी हुआ था। देवासुर संग्राम भी हुआ था, जिसमें देवता जीते और असुर पराजित हुए। असुर मतलब राक्षस, असुर पराजित हुए थे। देख लिए। और अगर आप जैसे भारत का मैप देखते हैं विद्यार्थियों, अगर भारत का कोई मैप होगा, ये रहा भारत, यहाँ पर है, इस क्षेत्र की बात चल रही है। तो यहाँ से ये किधर भाग गए? इधर की तरफ चले गए। तो देवता तो इसी जगह पर रह गए, और असुर क्या चले गए? उधर ईरान की तरफ चले गए, जहां भी युद्ध हो रहा है। देखिएगा, पराजित हुए असुर, पराजित हुए असुर ईरान की तरफ चले गए। अभी वर्तमान वाला जो ईरान है ना, उधर ईरान की ओर चले गए। देख लिया। और अहुर मजदा, कौन? अहुर मजदा असुरों के देवता बने। असुर भी ऐसी बात नहीं, भगवान को मानते हैं, लेकिन उनका देवता अलग होता है। आपको पता है राक्षस शिव को भी मानते हैं, मानते ही नहीं मानते? तो ऐसे जो पराजित राक्षस थे, जो ईरान की तरफ गए थे, उन्होंने अपना देवता किसको बना लिया? अहुर मजदा को बना लिया विद्यार्थी। लिख लिया। और इन असुरों का एक ग्रंथ भी है जिसका नाम है जंद अवस्था। कौन सा है? जंद अवस्था। जंद अवस्था। तो असुरों से संबंधित जानकारी मिलती है इस जैन अवस्था में, जिनका ग्रंथ भी है। तो असुरों का ग्रंथ का नाम क्या है? जैन अवस्था। देखो, देवताओं के बारे में तो हमने वेदों में जानकारी मिलेगी, है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, किसकी स्तुति के लिए है सब? इनके मंत्रों को उच्चारण किया गया ऋग्वेद में, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तो मंत्र लिखे गए उनमें सब में। ठीक है। तो जैन अवस्था एक ग्रंथ है, किसका? असुरों का, राक्षसों का, और जिसमें असुरों के बारे में जानकारी मिलती है। और इनका जो देवता था उसका नाम क्या था? अहुर मजदा।
और ये ईरान क्षेत्र में रहते थे। कहाँ रहते थे? ईरान क्षेत्र में रहते थे। ईरान में कैसे पहुंचे असुर? इनको देवताओं ने भगा दिया था। कहाँ से? सप्त सेंधव क्षेत्र से भगा दिया था। क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि इनके बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, जिसमें देवता जीत गए थे और असुरों की हार हुई, और हार के उधर भाग गए ये लोग। देख लिया? तथा देवता सप्त सेंधव क्षेत्र देवता सप्त सेंधव क्षेत्र में ही रहने लगे। ठीक है। अब जो ये वाला तो सब सेंधव क्षेत्र कहलाएगा, और ये इधर वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? ईरान वाला। तो ईरान वालों का देवता तो कौन सा है? ये तो असुर है, राक्षस है। और यहाँ कौन रह रहे हैं? इस क्षेत्र में देवता रह रहे हैं। देवताओं का भी तो कोई देवता बनेगा। लिखिएगा। तथा ऋग्वेद के अनुसार देवताओं का देवता वरुण बना। कौन बना विद्यार्थियों? वरुण। वरुण देवता का नाम तो सुन रखा आपने? यस या नो? अरे वरुण देवता होता कि नहीं होता? अग्नि, वायु, वरुण, नाम नहीं सुना? ये सब देवता है। तो देवताओं का देवता तो कौन सा रहा? वरुण। और ये कौन से क्षेत्र में था? तो हम ये कह सकते हैं कि कभी न कभी सब सेंधव क्षेत्र में वरुण देवता भी रहते थे। कौन रहते थे? वरुण देवता रहते हैं विद्यार्थी। और ईरान में कौन रहते हैं? असुर, राक्षस रहते हैं। लिख लिया? अब ये जो सब सेंधव के थे विद्यार्थियों, इसके बारे में ऐसा और कुछ विद्वान, कौन से विद्वान क्या कहते हैं उसका स्टेटमेंट भी लिख लो आप। लिखिएगा। इस मत का प्रतिपादन, कौन से मत का प्रतिपादन? ये जो सारी घटनाक्रम हुआ, ये सारी चीजें कि भाई ये जो आर्य थे, ये सब सेंधव प्रदेश से आए थे। मतलब आर्य कहाँ से आए? मतलब कहने का मतलब ये आर्य भारत के थे। कहाँ के थे? भारत के। और भारत में भी कहाँ के थे? ये सप्त सेंधव क्षेत्र के। तो एक प्रकार से देवताओं से संबंधित हुए। तो किससे संबंधित हुए? मतलब कैसे भी करके इनको देवताओं से लिंक किया जा रहा है। आप देखो, मतलब सप्त सेंधु क्षेत्र में कहा जाता है कि ये इसको देवकृत योनि नाम दिया। क्या नाम दिया? ये 7 नदियां जो बहती है उनके आकार ऐसी योनि के आकार के होने की वजह से इनको देवकृत योनि दे दिया। और ऋग्वेद में भी इस बात का उल्लेख मिलता है। साथ ही में ऋग्वेद में एक बात और लिख दी कि इनके देवताओं को असुरों के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, जिसमें देवता जीते थे और असुर हार गए थे। देवता इसी स्थान पर रह गए थे। और उस समय देवताओं में जो प्रमुख देवता उभर कर आए, उसका नाम क्या है? वरुण देवता हुए विद्यार्थियों। और उसी से इसको लिंक करने की कोशिश करेंगे आर्यों को। तो मतलब ये आर्य इसी क्षेत्र से आए थे। तो इस मत का प्रतिपादन कौन करते हैं? इस मत का समर्थन कौन करते हैं कि भाई ये सप्त सेंधव प्रदेश के ही रहने वाले थे? कौन? आर्य। लिखिएगा। इस मत का प्रतिपादन अविनाश चंद्र दास। किसने? अविनाश चंद्र दास ने अपनी पुस्तक ऋग्वेदिक इंडिया में किया है। मतलब ये आर्य जो थे ना, ये सप्त सेंधव प्रदेश के ही थे। ये बात किसने बोली है? अविनाश चंद्र दास ने बोली विद्यार्थियों। और ये बात कहां पर लिखी हुई है? इसकी खुद की पुस्तक है, जिसका नाम क्या है? ऋग्वेदिक इंडिया। इसके अलावा एक विद्वान और आता है, संपूर्णानंद। संपूर्णानंद, इसने भी इसको सपोर्ट किया है। ये दो व्यक्ति कहते हैं कि ये आर्य सप्त सिंधु क्षेत्र के थे। लिख लिया? पुस्तक का नाम क्या लिखा आपने इसकी? ऋग्वेदिक इंडिया नाम से। ऋग्वेदिक इंडिया में, इंडिया पुस्तक है अविनाश चंद्र दास की। अब जरूर नहीं है कि आपको ये सारी बातें पूछी जाए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है अविनाश चंद्र ने कौन सी पुस्तक लिखी है, ये पूछी जा सकती है। तो वैदिक से रिलेटेड है विद्यार्थी, जिसका नाम क्या है? ऋग्वेदिक इंडिया नाम है। और इसके अलावा और कौन व्यक्ति जो इसको सपोर्ट करते हैं? संपूर्णानंद। तो दो ही नाम याद रखने हैं आपको। ये जो लिखा ना आपने, इस सब सेंधव प्रदेश की बात कौन से दो विद्वान स्वीकार करते हैं? एक तो संपूर्णानंद का, और एक है अविनाश। ठीक है।
अब भारत के थे, उसमें दूसरा पॉइंट लिखो आप, ये देवी का प्रदेश के थे। दूसरा पॉइंट कौन सा आएगा भाई? आपने वापिस घुमा देता हूँ आपको। आपने सबसे पहले लिखा था कि आर्य कौन है, भारत के हैं, आर्कटिक प्रदेश से आए, यूरोप से आए, एशिया के अन्य भागों से आए। आपने कहा साहब कहां से आए? भारत से आए। अब बताओ, भारत में भी ये आए तो कहां से आए हैं? सप्त सिंधु से आए, देविका से आए, ब्रह्म ऋषि से आए, कश्मीर से आए थे, मध्य देश से आए थे, कहां से आए थे लोग? तो हमने पहला पॉइंट देख लिया, कौन सा? सप्त सिंधु प्रदेश के रहने वाले थे आर्य। दूसरा लिखो, देविका प्रदेश के रहने वाले थे। देख लिया, आर्य देविका प्रदेश से आए थे विद्यार्थी, देविका प्रदेश के रहने वाले थे। और ये देविका प्रदेश जो है, ये अभी वर्तमान में जो पाकिस्तान वाला मुल्तान क्षेत्र है, उसको क्या कहते हैं? उस समय वैदिक सभ्यता के समय इसको देविका प्रदेश कहते थे। तो लिखो, देविका प्रदेश का मतलब क्या है? वर्तमान मुल्तान क्षेत्र। वर्तमान कौन सा क्षेत्र? मुल्तान। और मुल्तान कहां पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है विद्यार्थियों। और इसको देविका प्रदेश नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे एक देविका नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? देविका नदी बहती है विद्यार्थी, देविका नदी बहती है। यहाँ कितनी नदियां बहती है? 7 नदियां बहती है। कौन कौन सी बहती है बताओ? रावी का दूसरा नाम? रावी। और व्यास का दूसरा नाम? और चेनाब का दूसरा नाम? अस्किनी। और झेलम का दूसरा नाम है वितस्ता। और सतलज का दूसरा नाम सतोद्री। तो 7 नदियों का क्षेत्र तो क्या कहलाया? और देवी का नदी जिस क्षेत्र में बहती है उस प्रदेश का नाम क्या पड़ा? देवी का प्रदेश। और वर्तमान में लोकेटेड कहाँ है? और इस बात, उसका समर्थन किसने किया सब सेंधव वाली बात का? अविनाश चंद्र दास ने और संपूर्णानंद। इसका समर्थक लिख लो, लिखो, यह मत डी.एस. त्रिवेदी ने दिया है। किसने दिया है? डी.एस. त्रिवेदी के द्वारा दिया गया। लिख लिया विद्यार्थियों? ये क्या दिखा रखा? वरुण, वरुणु, ये तो अलग नाम है। ब्रह्म ऋषि प्रदेश लिख लिया। इसका दूसरा नाम क्या मिलता है? अंतर्वेद क्षेत्र। देखो, प्राचीन समय में सरस्वती नदी बहती थी और एक नदी बहती दरस्वती। कौन सी? दरस्वती, सरस्वती और दरस्वती। तो सरस्वती और दरस्वती नदियों का बीच का क्षेत्र है, वो क्या कहलाता है? ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहलाता है। देखिएगा, सरस्वती और दरस्वती नदियों के मध्य का क्षेत्र, मध्य का क्षेत्र ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहलाता है। ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहलाता है। देखो, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में कुरु, पांचाल, मत्स्य, अलौर भरतपुर के आसपास का क्षेत्र क्या है? मत्स्य है ना? तो मत्स्य और सूरसेन क्षेत्र आते थे। तो आपने लिखा विद्यार्थियों भ्रमर्षि, ब्रह्म ऋषि प्रदेश। कौन सा लिखा है? ब्रह्म ऋषि प्रदेश। उसका दूसरा नाम क्या मिलता है? बोलो ना। अंतर्वेद क्षेत्र। कौन सा मिलता है? अंतर्वेद क्षेत्र। और ये कौन से कहाँ पर है? सरस्वती और जो दरस्वती नदियां बहती उसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहलाता है, ध्यान रखना। और अगर
जनों के अनुसार देखें हम कौन कौन से जन थे इसके आसपास, कुरु, पांचाल, मत्स्य और सूरसेन। ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाया, ब्रह्म ऋषि क्षेत्र कहलाया। देखो इस मत का समर्थन पंडित गंगानाथ झा ने दिया है। किसने दिया विद्यार्थियों? बात को ये मत कौन देते हैं? पंडित गंगानाथ झा। लिख लिया? अब कुछ लोग कहते हैं कि ये जो आर्य थे विद्यार्थियों, ये मूल रूप से कश्मीर क्षेत्र के रहने वाले थे। कहाँ के थे? कश्मीर के रहने वाले थे। और अगला चौथा पॉइंट लिखो, आर्य कश्मीर क्षेत्र के थे। और ये बात कौन बोलता है? एल डी कल्ला। ये मत किसने दिया है? एल डी। अब तो ये तो नहीं पूछोगे सर कश्मीर कहाँ है, ये तो पूछने की आवश्यकता नहीं ना। एल डी कल्ला ने ये मत दिया। तो कौन सा मत किसने दिया, कई बार इसको भी सुमेलित करवा लेते हैं। और कुछ कहते हैं विद्यार्थियों ये मध्य देश के थे। आर्य कहां से आए थे? भारत में मध्य देश के रहने वाले थे। अगला पांचवा पॉइंट लिखो, आर्य मध्य देश के थे। लिख लिया? और ये मध्य देश आता है विद्यार्थी, विंध्याचल पर्वतमाला का नाम सुना है? विंध्याचल पर्वतमाला के आसपास, या फिर आप कह सकते हो एमपी वाला क्षेत्र। मध्य देश का मतलब क्या है यहाँ पर? मध्य प्रदेश का क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, यहाँ से आए थे। और ये जो मत दिया है कि मध्य देश से आए थे, ये मत दिया विद्यार्थियों राजबली पांडे ने। किसने दिया है? राजबली पांडे ने मत दिया है। किसने दिया है? राजबली पांडे ने मत दिया है। समझ गए होंगे? तो आपने लिखा था आर्य भारत के थे। कहाँ के थे? आर्य भारत के थे। भारत के थे तो कहाँ के थे? सब सेंधव। कुछ लोग कहते हैं देविका प्रदेश के थे, कुछ कहते हैं ब्रह्म ऋषि क्षेत्र के थे, कुछ क्या कहते हैं कश्मीर के, कुछ क्या कहते हैं मध्य देश। मध्य देश का मतलब एमपी के आसपास वाला, जो वर्तमान एमपी देखते हैं आप, इसके आसपास वाले क्षेत्र के रहने वाले थे। और ये इस बात को कौन कहता है? राजबली पांडे कहता है। कुछ कहते हैं कश्मीर के थे। कहाँ के थे? कश्मीर के। कश्मीर की बात कौन बोलता है? एल डी कल्ला बोलता है। और ब्रह्म ऋषि क्षेत्र के रहने वाले थे, तो ये बात कौन बोलता है? गंगानाथ झा। और ब्रह्म ऋषि प्रदेश कौन सा क्षेत्र को कहते हैं? सरस्वती और सरस्वती नदियों का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? ब्रह्म ऋषि क्षेत्र कहलाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें कौन से जन आते हैं? कुरु आता है, पांचाल आता है और मत्स्य आ जाता है, सूरसेन वाला क्षेत्र आ जाता है, वो सारे इसी क्षेत्र में आते हैं। देवी का प्रदेश कौन वर्तमान में जो मुल्तान है पाकिस्तान वाला, उस क्षेत्र को पहले क्या कहते थे? देवी का प्रदेश कहते थे। वहां के रहने वाले थे। देवी का प्रदेश इसलिए नाम पड़ा क्योंकि वहां पे देवी का नदी बहती है। और उस बात का समर्थन किसने किया? डीएस त्रिवेदी ने कहा कि भाई ये वहां के रहने वाले थे। और अविनाश चंद्र दास और संपूर्णानंद के अनुसार कहते हैं कि ये लोग कहाँ के थे? सप्त सेंधव क्षेत्र के थे। और सप्त सेंधव क्षेत्र से तात्पर्य 7 नदियों का, 7 नदियां जो है वो मैंने आपको बताई दी कौन कौन सी नदियां, वो वाला क्षेत्र है, उसको कहते हैं सप्त सेंधव क्षेत्र। अब विद्यार्थियों अगर आप ये मैप देखते हैं, विश्व का मैप देखते हैं, तो आपको पता है यहाँ पे आर्कटिक वर्त बनता है। इधर ये दिख रहा है आर्कटिक है क्या? एक तो आर्कटिक है, एक अंटार्कटिक है। देखो अंटार्कटिका तो साउथ पोल है। कौन सा ध्रुव है? साउथ पोल है। और आर्कटिक कौन सा है? उत्तरी ध्रुव। कौन सा है? उत्तरी ध्रुव। तो कुछ कहते हैं विद्यार्थियों, अब ये जो सभ्यता विकसित हुई है यहाँ पर हुई है, यहाँ पर हुई है भाई। वैदिक सभ्यता इस क्षेत्र में तो विकसित हुई थी, मुख्य रूप से तो इधर वाला क्षेत्र ही है। अब और इसी क्षेत्र में पहले सिंधु घाटी सभ्यता भी रह चुकी है, रही कि नहीं रही? अब ये आर्य कहाँ के हैं? तो ज्यादातर विद्वानों ने कहा कि भारत के थे। कहाँ के थे? भारत के। अब भारत में थे तो भारत में कहाँ के थे, वो सारे पॉइंट्स अभी हमने चर्चा की है। अब कुछ विद्वान कहते हैं कि ये तो उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहाँ से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे। या फिर आप कह सकते हो आर्कटिक प्रदेश से आए थे। उत्तरी ध्रुव का ही दूसरा नाम क्या मिलता है? आर्कटिक प्रदेश। ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ से आए थे इधर। लिखिएगा सेकेंड पॉइंट क्या आएगा अपना? हाँ, आर्य आर्कटिक प्रदेश के थे। हैं?
आए थे या थे, बात तो एक ही है। मतलब कहाँ के थे ये जो इस क्षेत्र में आके बसे। तो ऐसे लिख लो, आर्कटिक प्रदेश से आए थे। अब ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो रटी टुटाई चीजों को नहीं लिखना। हाँ बोल, क्या हुआ? आर्कटिक प्रदेश से आए थे, लिख लिया। और आर्कटिक प्रदेश की जगह क्या मिल सकता है आपको? उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, लिख लो ब्रैकेट में, उत्तरी ध्रुव। अब विद्यार्थियों, आर्य आर्कटिक प्रदेश से आए थे, इस बात को लिखते हैं बीजी तिलक। कौन लिखते हैं? बीजी तिलक। बाल गंगाधर तिलक का नाम सुना आपने? गर्म दल के नेता थे, लाल बाल पाल। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि ये आर्कटिक ध्रुव से आए थे विद्यार्थी, या उत्तरी ध्रुव से आए थे। देखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक आर्कटिक आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज, इंग्लिश में है, आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज में आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक क्षेत्र को बताया है। देख लिया? अब अगर आप ये विश्व का मैप देखते हैं, ये वाला, तो आप ये मैप देखेंगे तो इसमें इधर ये तो एशिया महाद्वीप आ गया, इधर तो ये अफ्रीका महाद्वीप आ गया। और इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र है विद्यार्थियों, ये वाला जो क्षेत्र है यूरोप महाद्वीप है। कौन सा है? यूरोप महाद्वीप। तो ये कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव पे तो हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो वहां पे विद्यार्थियों बर्फ का प्रलय आया। क्या आया? जिसको हम कहते हैं हिम प्रलय। क्या बोलते हैं? हिम प्रलय आया। कहते हैं ना, कभी प्रलय आएगा पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे उत्तरी ध्रुव पे क्या आया था? प्रलय आया था विद्यार्थियों, हिम प्रलय बोलते हैं उसको। तो ये जो लोग हैं वहां से चलकर यूरोप आ गए। कहाँ गए? कहाँ से? उत्तरी ध्रुव से चलकर कहाँ गए? यूरोप। और यूरोप से फिर कहाँ गए? ये भारत आ गए विद्यार्थी। जो ये जो वैदिक सभ्यता जिस क्षेत्र में विकसित हुई ना, ये वहां से आए। और फिर उस समय यहाँ पर अनार्य लोग रहते थे। अनार्य उनको कहा है जो निम्न वर्ग के लोग हैं, मतलब इन जो आर्य नहीं है उनके अलावा जो शेष बच गए वो सब क्या है इनकी नज़र में? अनार्य है। फिर ये आगे आएंगे भारत में और फिर युद्ध लड़ेंगे। किसके साथ? अनार्यों के साथ युद्ध लड़ेंगे। तो आर्य अनार्य युद्ध होगा। कौन सा युद्ध होगा? मैं तो कहता हूँ आर्यों को आप गोरा मान लो। कैसे मान लो? और अनार्यों को कैसे मान लो? काला मान लो। तो वो काला गोरों का युद्ध होगा। जीतेंगे कौन? ये गोरे जीतेंगे। फिर ये जीतेंगे, फिर आपस में जब क्षेत्र में रहेंगे तो फिर आपस में खुद ही लड़ेंगे। फिर आर्य आर्य लड़ेंगे। तो आगे हम विस्तार में देखेंगे इनको। हाँ देखेंगे, विस्तार में बढ़ेंगे। आर्य अनार्य युद्ध होगा, आर्य आर्यों के बीच में होगा। आपने सुना होगा एक 10 राज्य युद्ध, सुना है? अगर पहले वैदिक सभ्यता कभी पढ़ी होगी ना तो आपने एक 10 राज्य युद्ध का नाम सुना होगा। राजा भरत का नाम सुना होगा, है ना? वो राजा उस भरत, भरत जन का था वो राजा सुदास। क्या नाम था? राजा सुदास, भरत जन का था। और उस भरत जन के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा है? भारत पड़ा विद्यार्थियों। देखिएगा, क्या लिखा लास्ट पॉइंट आपने? हाँ लिखो, ध्रुव में या ध्रुव पर, या आप ऐसे भी लिख सकते हो आर्कटिक ध्रुव पर, ध्रुव है ना, ध्रुवों पर हिम प्रलय हुआ था। हिम प्रलय हुआ था जिससे ये लोग आर्कटिक क्षेत्र से यूरोप चले गए थे। कहाँ चले गए थे? यूरोप। और यूरोप से भारत आ गए।
लिख लिया। तो हमारे बीजी तिलक उन्होंने भेज दिया इनको यूरोप, तो कहाँ से भेजा है? यूरोप से कहाँ उतार दिया इनको? नीचे उतार दिया उधर, मतलब महाद्वीप पे उतार दिया। कौन से महाद्वीप पे? यूरोप महाद्वीप पे उतार दिया। तो हो सकता है यूरोप महाद्वीप में एक जगह तो गए नहीं होंगे, अलग अलग जगह बिछड़ गए होंगे। कोई इधर गया होगा एक घोड़ा लेकर, कोई इधर गया होगा, अलग अलग क्षेत्रों में रहे होंगे। तो फिर उसके बाद में अगला जो मत आता है विद्यार्थियों कि यूरोपियन थे। कहाँ से आए थे? तीसरा मत क्या है? आर्य कौन थे? चार्ट नहीं बनवाया मैंने आप लोगों को, फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तीसरा 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 पॉइंट क्या आएगा? तो अब अगला पॉइंट यूरोप आएगा ना, तो अगला लिखो ना यूरोप। आर्य यूरोप के थे। कहाँ के थे? या यूरोप से आए थे, जो भी आप पॉइंट डाल रहे हैं। आर्कटिक दूर वाली बात तो होगी। तुम तो ऐसे पढ़ रहे हो जैसे कोई पहली बार पढ़ रहे हो इस सभ्यता को। पहली बार पढ़ रहे हो सारे? पहले पढ़ा ही नहीं बिल्कुल भी इसके बारे में? कभी जीवन में नहीं पढ़ा वैदिक शब्द? पढ़ा है तो मैंने ऐसा कोई विचित्र शब्द नहीं बोला अभी तक। हिंदी के शब्द बोल रहा हूँ, सामान्य शब्दावली बोल रहा हूँ। अब जो जैसे जहाँ से जो देखो, कोई भी इतिहास पढ़ोगे आप, किसी वंश के बारे में पढ़ोगे, किसी सभ्यता के बारे में पढ़ोगे, शुरुआत का इतिहास तो उसका संदिग्ध ही रहता है। लेकिन फिर भी कौन से विद्वानों ने क्या बात बोली, वो बात तो लिखनी पड़ेगी आपको। ओके। अब ये पूरा क्षेत्र विद्यार्थी यूरोप, ये क्या है? पूरा यूरोप क्षेत्र है। तो अलग अलग विद्वान अलग अलग बात बोलते हैं। कोई कहता है कि कहाँ से आए यूरोप की, में भी तो यूरोप को छोटा सा थोड़ी है, यूरोप में बहुत सारी कंट्रियाँ है। तो अब लिखो आप यूरोप कहते हैं, लिख लिया। अब यूरोप में लिखो आप गाइल्स के अनुसार, गाइल्स के अनुसार ये हंगरी से आए थे। कहाँ से आए थे? मतलब यूरोप में भी अगर आप जैसे आप देख रहे हो भाई, यूरोप यूरोप के थे, कहाँ से आए? भारत में। मतलब इस क्षेत्र में जो आए ना, ये कहाँ से आए? यूरोप से। कहाँ से आ रहे हैं? यूरोप से आए। अब यूरोप बहुत बड़ा है, तो यूरोप में कुछ कह रहे हैं विद्वान कहीं हंगरी से आए। कौन से देश से आए थे? हंगरी। और हंगरी में भी जो जगह है, एक जगह जिसका नाम है डेन्यूब नदी, कौन सी? तो इनको हंगरी क्षेत्र का बताया, या डेन्यूब नदी क्षेत्र का बताया इनको। देख लिया। कुछ कहते हैं विद्यार्थियों जर्मनी से आए थे। कहाँ से आए थे? लिखिएगा। आर्य जर्मनी से आए थे। यूरोप के देशों के बारे में लिखा रहा हूं, मतलब मैं सारी बातें। कहाँ से आए थे? जर्मनी से आए थे। आर्य स्कैंडेनेवियन, तो भी लिखा था ना, स्कैंडेनेवियन, स्कैंडेनेवियन या डेनेवियन क्षेत्र से आए थे। स्कैंडेनेवियन क्षेत्र से आए थे। लिख लिया। देखो विद्यार्थियों, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? स्कैंडेनेवियन कहलाता है। तो इन क्षेत्रों से आए थे। देखो, कुछ कहते हैं रूस से आए थे। देखो, ये रूस से आए थे। और रूस वाली बात बोलता है विद्यार्थियों गोल्डन चाइल्ड। कौन बोलता है? गोल्डन चाइल्ड। और आपने देखा होगा रूस के और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है काफी वर्षों से, काफी समय से, मतलब चल रहा है ना, यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है। तो अगर आप मैप में देखोगे यूक्रेन कहाँ पर है, तो रूस के दक्षिण में है। कहाँ पर है? तो कुछ कहते हैं ये रूस के दक्षिणी भाग से आए थे, यानी यूक्रेन से आए थे। देखो, ये रूस के दक्षिणी भाग ब्रैकेट में यूक्रेन से आए थे। एक विद्वान हुए विद्यार्थी मॉर्गन, क्या नाम है? अरे जो आर्य है ना, यूरोप में कहाँ से आए थे? भारत में यूक्रेन से। कहाँ से आए थे? यूक्रेन से आए थे। और यूक्रेन वाला जो पार्ट है वो दक्षिणी रूस का भाग है। किसका है? दक्षिण रूस का।
और एक ऐसा भाग भी है रूस में जहाँ बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, उसको साइबेरियन रूस कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये साइबेरिया क्षेत्र कहते हैं उसको, रूस का। तो कुछ कहते हैं ये साइबेरिया से आए थे, साइबेरिया ब्रैकेट में रूस से आए थे, और साइबेरिया क्षेत्र से आए थे, ये बात बोलता है मॉर्गन। क्या बोलता है? कौन बोलता है ये बात? मॉर्गन कहता है। तो बताओ, आर्य कहाँ से आए थे? यूरोप में कहाँ कहाँ से बताया आपको? हंगरी बताया, यूक्रेन बताया, जर्मनी बताया, और ये 3 देशों का नाम बता दिया, स्कैंडिनेवियन क्षेत्र से आए थे। देख लिया? मुझे लग रहा है ज्यादा हो रहा है। कौन सा? साइबेरिया? साइबेरिया पड़ता है रूस में। समर्थ मॉर्गन को लिखा हो, मॉर्गन। हमने लिखा था विद्यार्थियों, ये आर्य कौन थे, ये आर्य जो क्षेत्र में आए वो कहाँ से आए थे? तो आपने पहला पॉइंट लिखा था ये भारत के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? भारत के रहने वाले थे विद्यार्थियों। और भारत में अलग अलग क्षेत्र लिख लिया आपने। कौन कौन सा लिखा था? सप्त सेंधव, उसके बाद में दूसरा कौन सा लिखा था? देविका प्रदेश, फिर और ब्रह्म, और फिर तीसरा, चौथा कश्मीर, पांचवा मध्य देश से आए थे। फिर उसके बाद में हमने सेकंड पॉइंट लिखा कि आर्कटिक प्रदेश से आए थे। आर्कटिक प्रदेश का मतलब उत्तरी ध्रुव से आए थे, नॉर्थ पोल से आए थे। और इसका समर्थक कौन करते हैं? बीजी तिलक बोलते हैं। कौन बोलते हैं? बीजी तिलक। बीजी तिलक क्या बोलते हैं? कि ये उस समय वहां पे हिमपर ले आया होगा, और वहां से ये लोग कहां पर आ गए? यूरोप में आ गए। फिर तीसरा पॉइंट आता है यूरोप। यूरोप में कहां से आए ये लोग? तो अलग अलग जगह बताते हैं यूरोप में। कोई हंगरी से बता रहा है, कोई जर्मनी से बता रहा है, कोई रशिया से बता रहा है, कोई यूक्रेन से बता रहा है। बता रहा है कि नहीं बता रहा? तो ये सारा पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट क्या है कि ये जो वैदिक सभ्यता जिस क्षेत्र में विकसित हुई, तो ये सबसे पहले आर्य इस क्षेत्र में आए कहां से? भारत के अलावा अन्य क्षेत्र से। अन्य कौन सा? एशिया का अन्य क्षेत्र। चौथा पॉइंट डालो आप, एशिया के अन्य भागों से आए थे। चौथा पॉइंट कौन सा हो जाएगा? एशिया के अन्य भागों से आए थे। एशिया के अन्य भागों से, भारत को छोड़कर, है ना? अन्य भागों से आए, क्योंकि भारत भी तो एशिया महाद्वीप में आता है। कुछ कहते हैं विद्यार्थियों तिब्बत से आए थे। कहां से आए थे? लिखो पहला पॉइंट इसमें, ये तिब्बत से आए थे। एशिया में कहां से? तिब्बत से आए थे। बावड़े हुए तुम तो। अरे भाई सुनो, देखो आर्य इस क्षेत्र में रहे, ठीक है। अब इस क्षेत्र में पहले तो लिखा दिया आपको कौन कौन सा के भारत के रहने वाले थे, फिर लिखा दिया आपको आर्कटिक से आए थे, फिर तीसरा लिखा है यूरोप से आए थे। अब चौथा लिखा रहा हूं कि एशिया महाद्वीप के भारत के क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्र से आए थे। उसमें लिखा दिया तिब्बत के, तिब्बत से आए थे। कहां से आए थे? तिब्बत से आए। तो फिर इसमें क्यों टेंशन लेने वाली बात है? अब ये आर्कटिक या जो उत्तरी ध्रुव से आए थे, ये बात कौन बोलता है? बाल गंगाधर तिलक बोलता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब तिब्बत से आए थे, ये बात कौन बोलता है? स्वामी दयानंद सरस्वती कहता है। तो लिखो, ये मत स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। कम से कम भारतीयों ने जो मत दिया वो तो याद रखोगे कि नहीं रखोगे? इनको भी रखना पड़ेगा। ये मत किसने दिया था विद्यार्थियों? महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था। क्या मत दिया? कि आर्य कहाँ के रहने वाले थे? हाँ, तिब्बत से आए थे। इसके अलावा पारजिटर महोदय भी इसको सपोर्ट करते हैं। पारजिटर महोदय ने भी यही बात बोली। पारजिटर महोदय, अरे जिनके पास कम से कम इतिहास सब्जेक्ट रहा है वो तो सपोर्ट करो। हाँ सर, सही पढ़ा रहे हो आप। बाकी के लिए तो सब बराबर है, सही है गलत जो भी है। लिख लिया? दूसरा लिखो आप, ये मध्य एशिया के थे। एशिया में कहाँ के थे? मध्य एशिया के थे। दूसरा पॉइंट लिखो इसमें, मध्य एशिया के थे। देखो, जेजी रोड्स ने
जेजी रोड्स ने आर्यों को बैक्ट्रिया प्रदेश का निवासी बताया। कहाँ का? बैक्ट्रिया प्रदेश का निवासी बताया। और बैक्ट्रिया पड़ता है विद्यार्थी मध्य एशिया में। कहाँ पड़ता है? मध्य एशिया में। देख लिया? देखो मैक्स मुलर ने, और इसने ना ये जेजी रोड्स ने ये कब बताया था इनको, ये मध्य एशिया के थे या बैक्ट्रिया के थे? 1820 में बताया था ये बात। कब बताई? 1820 में। दूसरा लिखो, मैक्स मुलर ने इन्हें इन्हें किन्हें आर्यों को एशिया से उत्पत्ति बताई। मैक्स और इसने 1859 में बताया था। कब बताया था? 1859। देखो मैक्स मुलर एक विद्वान है, उन्होंने इस वैदिक सभ्यता के ऊपर रिसर्च किया और उन्होंने अपना सिद्धांत दिया और अपने सिद्धांत में कहा कि जो आर्य हैं ये कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। कैस्पियन सागर वगैरह दिख रहा है क्या आपको? कैस्पियन सागर नहीं दिख रहा? कैस्पियन सागर इसमें दिख रहा है कहीं पे? कैस्पियन सागर, एरियन कैस्पियन सी। देखिएगा, हेयंस के अनुसार, हेयंस के अनुसार ये कैस्पियन सागर से आए थे। मतलब मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? कैस्पियन सागर के। ये रहा, हेयंस बोलता है, हेयंस के अनुसार। देख लिया? देखो ब्रेंडे स्टाइन के अनुसार, ब्रेंडे स्टाइन के अनुसार ये किर्गिस्तान से आए थे। मध्य एशिया में कहाँ के रहने, सॉरी एशिया में कहाँ के रहने वाले थे? किर्गिस्तान। देख लिया? ब्रेंडे स्टाइन के अनुसार ये कहाँ के थे? किर्गिस्तान के थे मूल निवासी। देख लिया? पामीर का पठार दिख रहा है कहीं पे आपको? पामीर का पठार, चलो कोई बात नहीं, वैसे लिख लो। देखो ये पामीर के पठार से आए थे। कहाँ से आए थे? पामीर के पठार। अरे पामीर के पठार से आए थे रे। कहाँ से आए थे? पामीर के पठार से आए थे। और पामीर का पठार वाली बात कौन कहता है? मेयर। कौन कहता है? मेयर बोलता है। किर्गिस्तान बोला वो तो, मेयर कीथ ओल्डनबर्ग। देखो आर्य जो भारत के क्षेत्र में आके बसे थे विद्यार्थियों, ये कहाँ से आए थे? पामीर क्षेत्र से आए थे। ये बात कौन बोलता है? मेयर कीथ ओल्डनबर्ग, ये सब विद्वान बोलते हैं। ब्लैक सी दिख रहा है, काला सागर, ये रहा। कुछ विद्वान कहते हैं विद्यार्थी ये ब्लैक सागर से आए थे। कहाँ से आए थे? ब्लैक सागर के आसपास रहते थे। देखो पेनके के अनुसार, किसके अनुसार? पेनके के अनुसार ये काला सागर से आए थे। लिख लिया? अगला लिखो, हर्ज फील्ड
माल्टेज के अनुसार, ये माल्ट जे, हर्जफील्ड माल्ट जे के अनुसार ये तुर्कमेनिस्तान से आए थे। हर्जफील्ड माल्ट जे के अनुसार कहाँ से आए थे? तुर्कमेनिस्तान। और किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये पढ़ेंगे हम आपको। एशिया महाद्वीप में पढ़े नहीं क्या आपने इन देशों के नाम? हैं? अरे इन देशों का नाम नहीं पढ़ा एशिया महाद्वीप? एशिया कॉन्टिनेंट हो गया क्या आपका? देशों का नाम नहीं पढ़े आपने? चलो ठीक है, इस क्लास को यहीं विराम देते हैं, बाकी चर्चा अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।